बरसों पहले की बात है। मेरी खाला बे औलाद थी। अचानक मेरे खालू इंतकाल कर गए। जवान खाला घर में बिल्कुल तन्हा रह गई थी, इसलिए मुझे उनके पास छोड़ दिया गया। इस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी। शुरू में खाला मुझसे अलग थलग रहती और सारा दिन खामोश रहती। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान तकल्लुफ़ ख़त्म होने लगा और मैं खाला के कमरे में सोने लगा। एक रात अचानक मेरी आंख खुली तो देखा कि खाला मेरी चारपाई के पास खड़ी हैं और मेरे ऊपर झुकी हुई हैं। खालू की वफात पर मैं अपने वालिदैन के साथ दूसरे गांव से उनके घर आया था। इनकी कोई औलाद न थी, फिर भी दोनों मियाँ बीवी ने पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ वफा निभाई। लेकिन खालू का अचानक जाना खाला को बहुत गमज़दा कर चुका था। मेरी अम्मी मुसलसल उन्हें तसल्ली दे रही थी, लेकिन वो बार बार बेहोश हो जाती थी। 3 दिन मेरी अम्मी ने उन्हें संभालने में गुजार दिए। मेरी खाला की मलकियत में काफ़ी ज़मीनें थीं, जिनसे उन्हें हर माह अच्छी खासी आमदनी होती थी, इसलिए माली तौर पर उन्हें कोई मसला नहीं था। लेकिन उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा जा सकता था। इनकी उम्र इस वक्त 32 या 34 साल के लगभग थी। अभी खावंद के बिछड़ने का गम ताज़ा था और वो सारी जिंदगी खालू के नाम पर गुजारना चाहती थी। मैं अपने घर में सबसे छोटा था। मेरे 3 बहन भाई मुझसे बड़े थे। अम्मी ने कहा कि हम खाला को अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए उनके पास रहूं ताकि वो तन्हाई से बच सके, वरना वो यकीनन खालू को याद करके बीमार पड़ जाएंगी। मेरी खाला भी इस बात पर राजी हो गई और कहने लगी कि ये ठीक रहेगा, उन्हें अपने पास रखिए। मेरे वालिद साहब ने कहा कि वो यही रहेगा, मैं उसका करीबी स्कूल में दाखिला करवा दूंगा और उसकी तालीम का सारा खर्च मैं खुद उठाऊंगा। खाला ने फौरन जवाब दिया, भाई साहब ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ये मेरे अपने बच्चों जैसा है और मैं अकेली औरत इतने पैसों का क्या करूंगी? ये कहते हुए उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है कि आप इसके खर्च का सोचें, लेकिन मेरे वालिद साहब ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो खुद तमाम खर्च उठाएंगे। इस तरह मैं अपनी खाला के साथ रहने लगा और वो मेरा बहुत ख्याल रखने लगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, कुछ अजीब वाकयात पेश आ रहे थे जिन्होंने मुझे परेशान कर रखा था। उनका घर काफी बड़ा था, जिसमें 4 कमरे थे, लेकिन जब मैं अलग कमरे में सोने जाता तो वो कहती, अकेले में बड़ी घबराहट होती है, तो मेरे ही कमरे में आकर सो जाओ। मैंने उनकी बात मान ली और उनके कमरे में सोने लगा। उन्होंने अपने बिस्तर के पास मेरी एक चारपाई लगा दी थी। मैं बहुत गहरी नींद सोता था। एक तो उम्र ऐसी थी और दूसरे सुबह स्कूल भी जाना होता था। वापस आकर भी मैं मसरूफ रहता। स्कूल का काम करना, बाजार से सामान लाना, छोटे मोटे कामों में उनका हाथ बटाना, इस तरह मेरा दिन गुजर जाता। वो सारा दिन मुझसे बातें करती रहती। बज़ाहिर ऐसा लगता कि वो मेरे साथ घुल मिल चुकी है। लेकिन एक रात अचानक मेरी आंख खुल गई और मैंने एक अजीब मंजर देखा। इस मंजर ने तो मेरे होश उड़ा दिए। शायद इसकी वजह यह थी कि छुट्टी थी और मैं देर से उठा था, इसलिए नींद पूरी हो चुकी थी। मैं सो रहा था कि अचानक मेरी खाला अपने बिस्तर से उठी। उन्होंने अपने गिले से दोपट्टा उतार कर बिस्तर पर रख दिया। फिर उनका रुख कमरे के वॉशरूम की तरफ था। हालांकि दिन भर कभी मैंने उन्हें दुपट्टे के बगैर नहीं देखा था। शायद उन्हें लग रहा था कि मैं सो चुका हूं। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से बाहर आए तो उनके बाल गीले थे और पानी टपक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो नहाकर आई हो। सर्दियों का मौसम था और मैं रजाई में घुसा हुआ था, लेकिन वो इस वक्त नहाकर आई थी और बुरी तरह कपकपा रही थी। ये देखकर मैं परेशान हो गया और सोचने लगा कि आधी रात को कौन नहाता है। अगर नहाना ही था तो दिन के वक्त धूप में नहा लेती। वो फौरन अपने बिस्तर पर लेट गई और रजाई ओढ़ कर सो गई। मुझे समझ तो नहीं आ रही थी, मगर अजीब लगा। सुबह जब मैं स्कूल के लिए उठा तो खुद को रोक न पाया और पूछ ही लिया, खाला जान आप आधी रात को नहाने क्यों गए?
थी। मेरी बात सुनकर वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगे, फिर कुछ गड़बड़ा गई और हिचकिचाते हुए कहने लगे, कुछ नहीं, बस दिल घबरा रहा था। मैंने कहा, अच्छा, लेकिन इतने ठंडे में रात को नहीं नहाना चाहिए, इस तरह आप बीमार हो जाएंगी। वो मेरी बात सुनकर सर झुकाकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, कुछ नहीं होता मुझे। फिर उन्होंने मुझसे सवाल किया, तुम रात को जाग रहे थे क्या? मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं सुबह देर से उठा था ना, इसलिए रात को नींद ही नहीं आ रही थी। इस तरह नाश्ता खत्म किया और स्कूल चला गया। लेकिन जब स्कूल से वापस आया तो देखा कि वो खोई खोई सी है, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हूं। घर का दरवाजा अक्सर खुला रहता था, बल्कि यहाँ रिवाज था कि दिन के वक्त दरवाजे खुले रहते और रात को बंद किए जाते थे। मैंने उन्हें सलाम किया, लेकिन वो किसी सोच में इस कदर गुम थी कि उन्हें शायद मेरा सलाम सुना ही नहीं दिया। मैं उनके पास गया तो वो चौंक गई और कहने लगी, तुम कब आए? मैंने कहा, मैं तो अभी आया हूँ। सलाम भी किया, मगर अब न जाने कैसी सोचों में गुम हैं। मैंने कहा, खाला जान अब हर वक्त खालू को याद करती रहती हैं, इस तरह आप बीमार हो जाएंगी। अपनी सेहत का भी ख्याल करें और खुश रहा करें। मेरी बात सुनकर वो मुस्करा दें और कहने लगी, अच्छा ठीक है, मैं खुश रहा करूंगी। तुम जाओ नहा लो, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ। मैंने महसूस किया कि अब वो हर वक्त किसी न किसी गहरी सोच में गुम रहती थी। पहले तो वो खालू को याद करते हुए मुझसे उनकी बातें करती थी, लेकिन अब वो हर वक्त खामोश रहती थी। इसी रात जब मैं अपनी चारपाई पर आंखें बंद किए लेटा हुआ था, मैं सोया नहीं था। कमरे में अंधेरा था, मगर खिड़की खुली थी जहां से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी और मैं उन्हें देख पा रहा था। आंखों में हल्की सी झड़ी रखकर मैं उन्हें देख रहा था। शायद मैं ये देखना चाहता था कि वो क्या कर रही है। तब भी वो अपनी जगह से उठी और मेरी चारपाई के करीब आए। मेरा दिल तेज रफ्तारी से धड़का, मगर मैं इसी तरह चुपचाप लेटा रहा। जब उन्हें लगा कि मैं सो चुका हूं, तो वो दोबारा वापस चली गई। वो फिर से कमरे के वॉशरूम में घिसी थी और इस बार भी नहाकर आई थी, मगर बहुत देर बाद निकले, शायद 2 घंटे बाद। मैं हैरान था कि वो वॉशरूम में इतना वक्त क्यों लगा रही है। जब वो बाहर आई तो बुरी तरह कपकपा रही थी। अगली सुबह जब मैं सोया कर उठा और नाश्ते के लिए बावर्ची खाने गया तो देखा कि वो वहां नहीं थी। मैंने कमरे में जाकर देखा तो वो अभी तक अपने बिस्तर में लेटी हुई थी। मैंने आवाज दी, खाला जान आप अभी तक क्यों नहीं उठी? उठ जाइए, मुझे नाश्ता बना दीजिए। जवाब में उन्होंने कहा, मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। ही मैंने उनके माथे पर हाथ रखा तो वो बुरी तरह बुखार में तप रही थी। मैंने कहा, देखा, ये तो होना ही था। आधी रात को उठकर 2-2 घंटे नहाओगी तो बुखार तो चढ़ेगा ही ना। जैसे ही मैंने ये कहा, उन्होंने फौरन अपनी आंखें खोल दे। अरे, तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने जवाब दिया, मैंने आपको बताया तो था, मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने देख लिया। मेरी बात सुनकर उनकी आंखें नम हो गईं और कहने लगी, तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, तुम अभी बच्चे हो, मेरी बात नहीं समझोगे। मैं खामोश हो गया और इस दिन स्कूल नहीं गया। मैंने उन्हें लेकर गांव के हकीम के पास गया, दवा ले कर दी। जैसे ही घर पहुंचे, इस दिन मैंने उन्हें कोई काम नहीं करने दिया, उनके पास बैठा रहा, अपने हाथों से दवा दी, नाश्ता खुद बना कर दिया। फिर एक बार फिर मैंने वही बात शुरू कर दी। मैंने कहा, खाला जान, क्या आप मुझे अपना बेटा नहीं समझती? वो कहने लगे, अरे पगले, ये कैसी बात कर दी तुमने, मेरी कोई औलाद है। मैंने फौरन कहा, अच्छा, अगर मैं आपका बेटा हूं तो फिर मुझे बताती क्यों नहीं कि आखिर बात किया है। अब परेशान रहती हैं, गुमसुम रहती हैं, क्या बात है? क्या मुझसे कुछ हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर सकूं? मेरी बात सुनकर वो कुछ देर खामोश नजरों से मेरी तरफ देखती रही, फिर एकदम अपनी जगह से उठी और अंदर कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ा ली। मैं हैरान रह गया कि ये क्या हो रहा है।
मैं अब बुरी तरह उलझ चुका था और परेशान था। मैंने सोचा कि क्या मुझे इस बात का जिक्र अपनी उम्मी से करना चाहिए। मैं काफी देर बैठा सोचता रहा मगर कोई भी रास्ता मेरे हाथ नहीं आ रहा था। थक हार कर मैंने सोचा कि अगर वो चाहेंगी तो अपना मसला खुद किसी से शेयर कर सकती हैं। अगर खुद नहीं कह रहे तो शायद वो किसी से बात नहीं करना चाहते। दिन ऐसे ही उदासी से गुजरते रहे। मैं अब भी उनके कमरे में सोता था लेकिन अब रात को ठीक से सो नहीं पाता था। कई बार मैंने उन्हें बिस्तर से उठकर बाहर निकलते देखा था। चुनांचे मैंने सोचा कि क्यों न जाकर उनकी निगरानी करूं और देखूं कि आखिर वो आधी रात को कहाँ जाती है। इस रात मैंने सोने का बहाना बना रखा था। मैंने देखा कि वो अपने बिस्तर से उठी और खामोशी से कमरे से बाहर निकली। मैं काफी देर उनकी वापसी का इंतजार करता रहा और इंतजार करते करते मुझे नींद आ गई। सुबह जब मैं उठा तो मुझे फौरन याद आया कि रात को वो उठकर निकली थी। स्कूल के लिए तैयार होकर जब मैं साथ वाले कमरे में गया तो मैंने गौर से इस कमरे का जायजा लेना शुरू किया। घर में 2 ही कमरे थे। अगर वो अपने कमरे से निकली थी तो मतलब वो इसी कमरे में आई होंगी। फिर अचानक मेरी नजर एक चीज पर पड़ी और मैं दंग रह गया। वो एक जले हुए सिगरेट का टुकड़ा था। सिगरेट का टुकड़ा हाथ में लिए मैं सोच रहा था कि हमारे घर में तो कोई भी सिगरेट नहीं पीता, फिर ये टुकड़ा कहाँ से आया। फिर एक रात एक अजीब वाकया पेश आया। मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा जिसने मेरी आंखों पर से पर्दा हटा दिया। मैं वो सारी बात समझ चुका था जो खाला मुझसे छुपा रही थी। इस रात भी मैं और वो सोने के लिए अपने बिस्तरों पर लेट चुके थे। मैंने आंखों पर बाजू रखकर सोने की अदाकारी की। यह हरकत मैंने चंद दिन से कर रहा था। मैं उन पर नजर रखने की कोशिश कर रहा था। इस रात में सोए हुए का ड्रामा कर रहा था मगर मैं जानता था कि वो अपने बिस्तर पर करवटें बदल रही है। रात का पहला हिस्सा गुजर चुका था। अब तो मुझे सच में नींद आने लगी थी मगर मैं अभी तक जाग रहा था। और फिर मेरी तवक्को के मुताबिक वो बहुत आहिस्तगी से अपने बिस्तर से नीचे उतरी और चलते हुए मेरी चारपाई के पास आई। फिर उन्होंने आहिस्ता से मुझे आवाज दी, असलान, असलान। मैंने उनकी आवाज सुनी मगर जवाब नहीं दिया और खामोशी से आंखें बंद किए लेटा रहा। कुछ देर वो खड़ी मेरी तरफ देखती रही और फिर कमरे से बाहर निकल गई। मैं अपने बिस्तर पर लेटा कुछ देर उनकी वापसी का इंतजार करता रहा और सोचता रहा कि आखिर वो कहाँ गई हैं, क्योंकि वॉशरूम तो कमरे के अंदर ही था। जब वो काफी देर तक वापस न लौटे तो मैं अपने बिस्तर से नीचे उतर आया। मैंने बगैर जूतों के दबे कदमों बाहर सहन में आ गया। उनके कमरे के बिल्कुल साथ वाला कमरा मेरा था जहां पहले मैं सोता था। मैंने अंदर नजर दौड़ाई तो हैरान रह गया क्योंकि इस कमरे का दरवाजा बंद था। मैं चंद कदम दरवाजे के करीब हुआ तो मुझे अंदर से सरगोशियों में बातें करने की आवाज सुनाई देने लगी, यानी खाला के साथ इस कमरे में कोई और भी मौजूद था। मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। मैंने दरवाजे पर हाथ नहीं लगाया मगर देखकर लग रहा था कि अंदर से कुंडी लगी है। मैंने दरवाजे की झरी से आंख लगाकर अंदर झांकने की कोशिश की। ये लकड़ी के पुराने दरवाजे थे जिनमें जगह जगह झुर्रियां थीं, जिनसे आसानी से देखा जा सकता था। फिर सामने जो मंजर नजर आया उसे देखकर मेरा वजूद कांपने लगा। मैं नादान था मगर इतना भी बच्चा नहीं था कि यह ना समझ पाता कि क्या हो रहा है। मैंने फौरन अपना सर पीछे किया और लंबे लंबे सांस ले कर खुद को संभाला। फिर एक बार फिर झांका। अंदर खाला के साथ एक दरमियानी उम्र का शख्स मौजूद था जिसकी उम्र 30-35 साल के लगभग होगी। इस शख्स ने खाला के हाथ अपने हाथों में थाम रखे थे और वो कह रहा था, तुम मेरी बात मान क्यों नहीं जाती? आखिर कब तक हम छप छप कर मिलते रहेंगे? जवाब में खाला की नम आंखों वाली आवाज सुनाई दी, मैं क्या करूं? तुम नहीं जानते मैं कैसी कश्मकश में मुब्तला हूं। इस शख्स ने उन्हें तसल्ली दी और कहा, तुम दिल छोटा मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं
और वादा करता हूँ कि तुम्हें हर परेशानी से निकाल लूँगा, आखिरी दम तक तुम्हारा साथ दूंगा। तभी खाला ने इसे अपने से जुदा करते हुए कहा, बस अब तुम जाओ, ऐसा ना हो कि अरसलान जाग जाए। ये कहते हुए उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा तो मैं जल्दी से अपने कमरे में वापस लौट आया और बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही लम्हों बाद वो खुद भी कमरे में वापस आ गई और आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। मेरा दिल अभी भी धड़क रहा था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब हकीकत है या कोई ख्वाब। पूरी रात में जागता रहा और यही सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगली सुबह इतवार था और छुट्टी थी, मगर मैं वक्त पर उठ गया। बावर्ची खाने में गया तो वो नाश्ता बना रही थी। मैं चबूतरे पर बैठकर नाश्ता करने लगा। बावर्ची खाने में खामोशी थी। तब मैंने इस खामोशी को तोड़ा। खाला जान, अब आप को बात कर लेनी चाहिए। उन्होंने हैरत से पूछा, किस बारे में? मैंने कहा, इसी शख्स के बारे में जिससे रात को आप मलती हैं। उनके हाथ से चाय का कप छलक गया। उन्होंने इसे फर्श पर रखा और नजरें चुराते हुए बोले, क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने गहरी नजरों से उन्हें देखा और कहा, खाला जान, अब कब तक अपने आप से जंग लड़ती रहेंगी? आज ये बात मेरी नजर में आई है, कल किसी और की नजर में आ जाएगी और लोग आप के किरदार पर उंगलियां उठाएंगे। क्या इससे बेहतर ये नहीं कि आप इसका कोई हल निकाल लें? आपको बड़ों से बात करनी चाहिए। कि मेरी बात सुनते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगे, असलान, ये कहना जितना आसान है करना इतना ही मुश्किल है। लोग कहेंगे कि खावंद को मेरे साल नहीं हुआ और इसे अपनी शादी की फिक्र पड़ गई। और मैंने उनका हाथ थाम लिया और कहा, दुनिया की परवाह मत कीजिए, लोग तो बातें करते रहेंगे। अब वो करें जो ठीक है और जो दीन में जायज़ है। आप उम्मी से बात कर लीजिए, अगर कहीं तो मैं बात करूं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मगर मैं फैसला कर चुका था। अगले दिन स्कूल से वापसी पर मैं सीधा अपने घर गया। अम्मी ने खुशी से मेरा इस्तकबाल किया। खाना खाते हुए मैंने उम्मी से कहा, उम्मी, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उन्हें सारी हकीकत बता दी। अम्मी दम बखुद रह गईं और हिचकिचाते हुए बोले, असलान, तुम्हारी बात तो ठीक है, मगर क्या खानदान वाले राजी होंगे? मैंने कहा, क्यों नहीं होंगे? खाला जवान है और तन्हा है, दूसरी शादी करना उनका हक है और उसका मतलब खावन से बेवफाई नहीं होता। मैं अम्मी को समझाने में कामयाब हो गया। इसके बाद अम्मी ने घर वालों को कैसे मनाया ये मैं नहीं जानता, मगर वो शख्स जिससे खाला मलती थी, यानी आदिल रजा, दरअसल उन्हें शादी से पहले ही चाहता था, मगर इस वक्त रिश्ता कहीं और तय हो गया था। आदिल रजा गैर शादीशुदा था और खालू की वफात के बाद उसने दोबारा उनसे राब्ता किया था। मैंने ठान लिया था कि खाला के कदम गुनाह के रास्ते से हटाकर उन्हें एक जायज़ रिश्ते में बांधना है। और फिर महज 2-3 महीने की कोशिश के बाद सादगी से खाला और आदिल रजा का निकाह हो गया। वो खुशी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई। जब भी वो आती हैं, मेरा शुक्रिया अदा करती हैं कि अगर मैंने आवाज़ न उठाई होती तो वो कभी हिम्मत न कर पाती। उनकी शादी के बाद मैं अपने घर वापस आ गया, मगर खाला जान का वो घर उन्होंने मेरे नाम कर दिया। ये वाकया मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। जब खाला जान की दूसरी शादी के बाद में अपने घर वापस लौट आया था, वो घर जहां मैंने अपनी जवानी के कुछ अहम दिन गुजारे थे, अब खाली था। लेकिन खाला जान ने अपनी मेहरबानी से वो पूरा घर मेरे नाम कर दिया था। मैं जब भी इस घर की तरफ देखता, मुझे वो तमाम रातें याद आ जाती जो मैंने उनके साथ गुजारी थी। वो घर अब मेरे पास था, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं अभी वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे वालिदैन चाहते थे कि मैं उनके साथ रहूं और अपनी तालीम मुकम्मल करूं। चंद माह गुजर गए। खाला जान अपनी नई जिंदगी में खुश थी। आदिल रजा एक अच्छे इंसान थे, वो उनका बहुत ख्याल रखते थे। मैं जब भी कभी उनसे मिलने जाता, खाला जान की आंखों में एक मुख्तलिफ सी चमक होती थी। वो अब वो परेशान खातून नहीं रही थी।
जो कभी आधी रात को उठकर नहाती थी या छपकर किसी से मलती थी। अब वो खिले दिल से अपनी जिंदगी गुजार रही थी और मैं देखकर बहुत खुश होता था कि मेरे फैसले ने उनकी जिंदगी संवार दी थी। एक दिन खाला जान ने मुझे बुलाकर कहा, अरसलान, तुमने जो किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तुमने मुझे गुनाह के रास्ते से बचा लिया और मेरी जिंदगी में सुकून दे दिया। वक्त गुजरता रहा, मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली और अब मैं एक नौजवान हो चुका था। मेरे वालिदैन ने मेरी शादी की फिक्र करना शुरू कर दी। अम्मी ने एक दिन मुझसे कहा, अरसलान, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे लिए दुल्हन देखने का वक्त आ गया है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, उम्मी जी, जैसा आप ठीक समझी। लेकिन हकीकत ये थी कि मेरे जहन में अब भी वो रातें थीं, वो खामोशियां थीं, वो बातें थीं जो मैंने खाला जान के बारे में सुनी और देखी थी। मैं चाहता था कि मेरी शादी भी इसी तरह सादगी से हो जैसे खाला जान की हुई थी, बगैर किसी दिखावे और बगैर किसी पेचीदगी के। कुछ महीनों बाद उम्मी ने एक घर में मेरा रिश्ता तय कर दिया। लड़की का नाम सना था। वो बहुत सादा और शरीफ लड़की थी। जब मैं पहली बार इससे मिला तो मुझे लगा जैसे मैं उसे सदियों से जानता हूं। इसकी आंखों में वो सादगी थी जो मुझे हमेशा से पसंद थी। हमारी बात हुई, हंसी मजाक हुआ और फिर वक्त आ गया कि शादी का दिन करीब आ गया। मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी शादी से पहले एक बार खाला जान से मिल लिया जाए, क्योंकि वो मेरे लिए माँ जैसी थी और उनका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत अहम था। मैं खाला जान के घर पहुंचा तो उन्होंने मुझे देखते ही बहुत प्यार से गले लगा लिया। वो बहुत खुश थी और कहने लगी, अरसलान, तुम्हारी शादी सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हें दुआओं में याद करती हूँ। मैंने उनका हाथ थाम लिया और कहा, खाला जान, आपकी दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है। आपने मुझे जिंदगी के बहुत असबाक सिखाए हैं। खाला जान की आंखें नम हो गईं और वो कहने लगे, अरसलान, तुमने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया। तुमने मुझे सिखाया कि सही वक्त पर सही कदम उठाना कितना जरूरी होता है। शादी का दिन आया तो सारा घर खुशियों से झूम रहा था। सना अपने घर वालों के साथ आई। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने इसकी तरफ देखा तो उसने शर्माते हुए आंखें नीची कर ले। हमारी शादी बहुत सादगी से हुई, बिल्कुल वैसे जैसे मैं चाहता था। खाला जान भी इस शादी में आई थी और उन्होंने सना को प्यार से गले लगाया और कहा, बेटा, अरसलान का ख्याल रखना। ये बड़ा अच्छा लड़का है। शादी के बाद जब मैं सना को लेकर अपने घर आया तो मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। कुछ दिनों बाद सना ने मुझसे पूछा, अरसलान, तुम खाला जान के बारे में बहुत प्यार से बात करते हो, बताओ उन्होंने तुम्हारी जिंदगी में क्या खास बात की है। मैंने इसे सारी कहानी सुनाई, कैसे मैंने उनकी तन्हाई में उनका साथ दिया, कैसे मैंने उनके लिए एक जायज रिश्ता का इंतजाम किया। सना ने मेरी बात बहुत गौर से सुनी और फिर कहा, तुमने बहुत अच्छा किया अरसलान। तुमने एक औरत को इसकी मजबूरियों से निकालकर एक नई जिंदगी दी। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने इसकी बात सुनकर सोचा कि शायद इसीलिए मैंने सना को पसंद किया था, क्योंकि वो भी दिल की साफ और समझदार थी। जमाना गुजरता रहा। खाला जान और आदिल रजा की जिंदगी भी बहुत अच्छी गुजर रही थी। इनके 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। जब भी मैं उनसे मिलने जाता, वो मुझे बहुत इज्जत देते और कहते, अरसलान, तुम हमारे खानदान के लिए रहमत बनकर आए थे। मैं मुस्कुराकर कह देता, खाला जान, आपने मुझे भी बहुत कुछ दिया। आपने मुझे अपना बेटा बना लिया था। उनके बच्चे मुझे भाई कहते और मैं उनसे बहुत प्यार करता था। मेरे अपने भी 3 बच्चे हुए, 2 बेटे और एक बेटी। सना एक बेहतरीन बीवी और मां साबित हुई। उसने घर को संभाला और बच्चों की अच्छी परवरिश की। एक दिन खाला जान की तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं फौरन उनके घर पहुंचा तो देखा कि वो बिस्तर पर लेटी हुई हैं और बहुत कमजोर हो गई हैं। आदिल रजा मेरे पास बैठकर रो रहे थे। मैंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा कि खाला
जान को आराम की जरूरत है। मैं इनके पास बैठ गया और उनका हाथ थाम लिया। खाला जान ने आहिस्ता से मेरा हाथ दबाया और कहा, अरसलान, तुम हमेशा मेरे दुख सुख में साथ रहे हो। मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। मैंने कहा, खाला जान, अब फिक्र ना करें, अब जल्द ठीक हो जाएंगी। चंद रोज बाद खाला जान सेहतयाब हो गई, लेकिन इस वाक़े ने मुझे यह सिखाया कि जिंदगी बहुत कीमती है और हमें अपने प्यारों का ख्याल रखना चाहिए। मैंने सना से कहा कि हम हर महीने खाला जान से मिलने जाया करेंगे। सना ने खुशी से कबूल कर लिया। अब हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे, खाला जान के बच्चे भी बड़े हो रहे थे। हम सब एक खुशहाल खानदान की तरह रहते थे। मैंने अपने बच्चों को भी ये सबक सिखाया कि इंसान को दूसरों की मदद करनी चाहिए, खासकर उन लोगों की जो तन्हा और परेशान हों। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे अपनी जिंदगी के वो मुश्किल दिन याद आते हैं जब मैंने खाला जान के साथ गुजारे थे। वो रातें, वो परेशानियां, वो खामोशियां, सब कुछ अब माजी बन चुका था। लेकिन इन तजुर्बों ने मुझे एक बेहतर इंसान बना दिया था। मैंने सीखा कि इंसान को कभी अपने फैसलों से घबराना नहीं चाहिए। अगर वो फैसला सही हो तो इस पर कायम रहना चाहिए। खाला जान की जिंदगी बदल गई थी और उसकी वजह में था, लेकिन हकीकत ये थी कि उन्होंने भी मेरी जिंदगी बदल दी थी। उन्होंने मुझे सिखाया था कि मोहब्बत और वफादारी किसी एक रिश्ते तक महदूद नहीं होती, बल्कि ये तो दिल का मामला है। सना ने एक दिन मुझसे कहा, अरसलान, तुमने जो कहानी मुझे सुनाई थी, मैंने अपनी सहेलियों को भी सुनाई। वो सब तुम्हारी तारीफ कर रही थीं कि तुमने इतने छोटे होने के बावजूद इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई। मैंने जवाब दिया, सना, ये कोई बड़ी बात नहीं थी, बस मैंने वो किया जो मेरे दिल ने कहा। जब तुम देखते हो कि कोई तकलीफ में है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि इसकी मदद करो, चाहे वो कोई भी हो। सना ने मेरी बात सुनकर कहा, तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो अरसलान। मैंने मुस्कुराकर कहा, ये सब खाला जान की दुआओं का असर है। आज खाला जान बूढ़ी हो चुकी हैं, उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं और वो अब इतनी चुस्त नहीं रही जितनी पहले थी। लेकिन जब भी मैं उनसे मिलने जाता हूँ, वो मुझे देखते ही खुश हो जाती हैं और कहती हैं, अरसलान, तुम आ गए, मुझे तुम्हारा इंतज़ार था। मैं उनके पास बैठकर उनसे गुपशप करता हूँ, उनके बच्चों के बारे में पूछता हूँ, उनकी सेहत के बारे में पूछता हूँ, वो भी मेरे बच्चों के बारे में पूछती हैं और उनके लिए दुआएं मांगती हैं। मेरी जिंदगी में खाला जान का मकाम किसी माँ से कम नहीं है और वो भी मुझे अपने बेटे से ज्यादा इज्जत देती हैं। एक बार खाला जान ने मुझे बुलाकर एक जेवर का डब्बा दिया और कहा, अरसलान, ये तुम्हारी शादी का तोहफा था जो मैं तुम्हें देना भूल गई थी। अब ये ले लो। मैंने डब्बा खोला तो इसमें एक खूबसूरत अंगूठी थी। मैंने कहा, खाला जान, ये तो बहुत कीमती है, मैं ये नहीं ले सकता। लेकिन खाला जान ने कहा, ये मेरे दिल की बात है, तुमसे जरूर पहनो। तुम वो बेटे हो जो मेरे पास अल्लाह ने भेजा था जब मेरे पास कोई नहीं था। मैंने वो अंगूठी पहन ली और खाला जान के हाथ चूम लिए। वो बहुत खुश हुई और कहने लगी, अब मैं सुकून से मर सकती हूँ कि मेरा बेटा खुश है। ये कहानी सिर्फ मेरे और खाला जान के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस बात की मिसाल है कि अगर इंसान सही वक्त पर सही फैसला करे तो कितनी बड़ी तब्दीली ला सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में ये सीखा है कि मुश्किलात को सामने से देखना चाहिए, इनसे भागना नहीं चाहिए। खाला जान की परेशानियों ने मुझे एक जिम्मेदार इंसान बना दिया था और आज मैं अपने बच्चों को भी यही सबक सिखाता हूँ कि दूसरों के दुख दर्द को समझो और जहाँ तक हो सके उनकी मदद करो। यही इंसानियत है और यही सबसे बड़ा मजहब है।